नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको जीएसटी के प्लेस ऑफ सप्लाई में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करें उसके बारे में, एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है और एडवांस रूलिंग की कई सारी जजमेंट के बारे में बताऊंगा। आपने अगर मेरी इससे पहले वाली प्लेस ऑफ सप्लाई की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होगा। अगर हम सिंपल डेफिनेशन पे जाएं और अगर हम सिंपल टर्म में देखें तो एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाई क्या हो, कोई भी गुड्स इंडिया से आउटसाइड इंडिया गई तो वो आपकी क्या हो जाएगी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मान ली जाएगी इन टर्म ऑफ गुड्स। और अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज, अगर जो एक्ट बोलता है उसके बारे में जाएं तो वो क्या बोलता है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मीन with its grammatical variation and cognate expressions means taking goods out of India। कि इंडिया से बाहर अगर कोई गुड्स ले जा रहे हो टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर अगर आप कोई भी गुड्स ले जा रहे हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसमें ना एक नोटिफिकेशन आता है जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के साथ साथ पढ़ना बहुत जरूरी है, जो 23 मार्च 2020 को जीएसटी गवर्नमेंट ने दिया था हमें। इसमें क्या कहा गया है कि आप जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हो तो अनयूटिलाइज जो आईटीसी होता है उसका आप रिफंड मांगते हो एक्सपोर्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो एक्सपोर्ट जब आप एक्सपोर्ट करके आईटीसी का रिफंड मांग लेते हो तो उसमें एक कंडीशन ये दी है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में गवर्नमेंट ने कि जो पैसा है वो एज पर फेमा एक्ट, फेमा में एक टाइम फ्रेम जो लिखा उसके अंदर अंदर आपको रिलाइज हो जानी चाहिए। अगर वो रिलाइज नहीं होती है तो ऑफिसर जो है आपका प्रॉपर ऑफिसर जो है जीएसटी का, वो आपको क्या करेगा, आपसे डिमांड कर सकता है कि जो भी आपको हमने रिफंड दिया है उसको आप वापस करो। एज पर एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट वो डिटरमाइन करेगा कि 18% होना चाहिए या 24% होना चाहिए, एज मे बी केस, जो भी होना चाहिए विद इन 13 डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड। जैसे ही ये पीरियड एक्सपायर होगा, यहाँ पे अगर 6 महीने लिखा है और 6 महीने के अंदर आपको रिलाइज नहीं हुआ फॉरेन एक्सचेंज में पैसा, तो आपको वो 30 दिन के अंदर ही डिमांड कर देगा कि पैसा जो हमने आपको रिफंड किया वो हमें वापस दीजिए विद इंटरेस्ट। तो इसलिए एक्सपोर्ट करने के बाद उसका पैसा आना वो फॉरेन एक्सचेंज में वो भी बहुत जरूरी है। हालांकि गवर्नमेंट ने जैसे भूटान, नेपाल इन सब में रिलीफ दे रखी है कि अगर आपको आईएनआर में भी पैसा आ जाता है, रिलाइज हो जाता है तो परमिसेबल है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट ने एक रिलीफ दे रखा है। इसमें कह रखा है कई बार क्या है, आरबीआई परमिशन आप ले लेते हो कि मैं ये बैड डेब्ट कर रहा हूँ, राइट ऑफ कर रहा हूँ, और वो कहती है चलो ठीक है आप राइट ऑफ कर सकते हो। मोस्टली जब होता है कि आपने किसी देश में एक्सपोर्ट किया और उस देश के साथ हमारा युद्ध हो गया है, ये एकदम ही गवर्नमेंट ने ट्रेड बैन कर दिया, तो उस केस में वो गवर्नमेंट वो जो जिसको आपने एक्सपोर्ट किया वो तो पैसे देगी नहीं क्योंकि आपने तो उससे तो हमारा युद्ध छिड़ गया। तो उस केस में आरबीआई आपको कहती है हाँ चलो आप राइट ऑफ कर दो, और उस केस में आपसे कोई भी जो आपको रिफंड मिला है वो आपसे रिकवर नहीं किया जाएगा। अब आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, चलो फीमा के जो टाइम फ्रेम है उसमें तो मुझे पैसा रिलाइज हुआ नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने जो है मेरे से वापस जो मुझे रिफंड दिया था वापस ले लिया, तो क्या जब मुझे ये पैसा रिसीव हो जाएगा तो मुझे रिफंड मिल सकता है कि इसके लिए कोई प्रोविजन है? तो बिल्कुल इस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट जो सेकेंड पार्ट क्लेरिफाई है वो ये कहा कि जब आपको ये सेल प्रोसीड रिलाइज हो जाएगा बाय द एप्लीकेंट फुल या पार्ट, तो आप अपने प्रॉपर ऑफिसर्स को 3 महीने के अंदर, जैसे ही आपको रिलाइज हुआ है आप 3 महीने के अंदर अपने प्रॉपर ऑफिसर्स को एप्लीकेशन लिखिए कि भाई आप मुझे रिफंड दे दो, मेरे को पैसा रिलाइज हो गया है। और वो आपको पैसा रिलाइज मतलब जैसे ही आपको पैसा रिलाइज हुआ और अपने एप्लीकेशन दिया, आपके एप्लीकेशन को रिव्यू किया गया प्रॉपर ऑफिसर से और पाया गया कि हाँ करेक्ट है, आपको जो हमने रिफंड आपका वापस ले लिया था और आपको उसका पैसा मिल गया, तो आपको ऑफिसर वापस रिफंड कर देगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो आपने पढ़ लिया, बहुत इजी है, लेकिन अब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या है, गवर्नमेंट ने 5 कंडीशन लगा रखी है कि अगर ये 5 कंडीशन फुलफिल हुई तभी हम उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे। पहला क्या है, जो सर्विस इज लोकेटेड इन इंडिया। सिंपली बात है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो कहाँ, इंडिया में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे जो सर्विस रिसीव हो रहा है वो कहाँ होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया होना चाहिए रिसिपिएंट जो है हमारा। ये दोनों बात तो समझ आ जाती है कि भाई सर्विस रिसिपिएंट और सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में होगा, सर्विस रिसिपिएंट आउटसाइड, तभी वो एक्सपोर्ट मानी जाएगी। थर्ड वो कहती है कि प्लेस ऑफ सप्लाई का जो
प्रोविजन दे रखा है जीएसटी एक्ट में वो आउटसाइड इंडिया फॉल होना चाहिए, जिसके बारे में हम डिस्कस आगे करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट आते हैं कि फोर्थ वाला पॉइंट जो मैंने पहले भी आपसे एक बार पिछले वाले स्लाइड में भी किया है, जो पेमेंट है वो आपका कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आपको रिसीव हो जाना चाहिए विद इन टाइम फ्रेम। और फिफ्थ है हमारा कि दोनों अलग अलग डिस्टेंस पर्सन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इंडिया में एक एंटिटी है, ठीक है, उसने क्या किया, सिंगापुर में जाके अपनी एक ब्रांच खोल ली। ठीक है, अगर इंडिया की एंटिटी सिंगापुर ब्रांच को, जो उसकी खुद की ब्रांच है, उसको अगर कोई सर्विस दे रही है, क्या वो एक्सपोर्ट माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो डिस्टेंस पर्सन नहीं, वो सेम ही पर्सन है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम जानते हैं इंपोर्ट और ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अभी तक हमने दोनों में क्या देखा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस देखा है। अब हम जानते हैं कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होती है एज पर जीएसटी है। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स में सीधा डेफिनेशन क्या है कि विथ इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉन्ग्रेट एक्सप्रेशन मीन्स ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया। इंडिया में कोई गुड्स आप ला रहे हो, कहाँ से ला रहे हो? फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। अगर आउटसाइड इंडिया से कोई गुड्स इंडिया में आ रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा? इंपोर्ट ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। अब हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में आते हैं कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है। तो इसके लिए 3 कंडीशन दे रखी है। पहला क्या है कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो कहाँ होना चाहिए? आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर हमारा आउटसाइड इंडिया का होना चाहिए। दूसरा है कि रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज लोकेटेड इन इंडिया। जो सर्विस रिसीव कर रहा है वो कहाँ होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई उसका क्या होना चाहिए? इन इंडिया होना चाहिए। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया नहीं होगा तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, और प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया माना जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस मान ली जाएगी। और मोस्टली आपको रिवर्स चार्ज में आपको जीएसटी पे करना पड़ता है जो आपकी इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हम प्लेस ऑफ सप्लाई की जो मेन प्रोविजन है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। हम गुड्स के प्रोविजन पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको, अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको बताया था कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में गुड्स और सर्विस के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग सेक्शन में अलग अलग रूल बना रखे हैं। तो पहले हम गुड्स के केस में पढ़ते हैं कि गुड्स के केस में हमारा क्या है। सबसे पहले क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? सिंपल, इंपोर्ट है तो क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर क्या हो जाएगा? इंडिया वाला हो जाएगा कि भाई मंगा तो गुड्स मैं रहा हूं ना इंडिया में, तो इंडिया वाला हो जाएगा। एक्सपोर्ट के केस में क्या है? लोकेशन आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया क्या है? जहां मैं माल भेज रहा हूँ, जिनको मैं गुड्स भेज रहा हूँ, तो आउटसाइड इंडिया हो जाएगा आपका लोकेशन ऑफ सर्विस का, प्लेस ऑफ सप्लाई में, तभी वो एक्सपोर्ट माना जाएगा। तो गुड्स का तो बहुत आसान था, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। भाई अगर मैं माल मंगा रहा हूँ तो इंपोर्ट हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया हो गया। माल अगर मैं भेज रहा हूँ तो जिस कंट्री में मैं भेज रहा हूँ तो आउटसाइड इंडिया को वो प्लेस ऑफ सप्लाई उसकी मान ली जाएगी। मेन जो हमें समझना है, जो दिक्कत होती है लोगों को, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी सर्विस के केस में। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जनरल प्रोविजन। ठीक है, तो जनरल प्रोविजन तो ये बोलता है कि जब भी आपका सप्लाई ऑफ सर्विस है उसमें लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीपियर, कि भाई जो सर्विस रिसीव कर रहा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी, जो भी आपका सर्विस रिसीव कर रहा है। अगर इंडिया वाला सर्विस रिसीव कर रहा है तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस होके प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया हो गई, और बाहर वाले को हम सर्विस दे रहे हैं तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया हो गई। अगर अदर कंडीशन हमारे जो मेंशन है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में फुलफिल हो रहे हैं। लेकिन ये जनरल प्रोविजन किसके साथ पढ़ने? स्पेशल केसेस के अंदर। अगर स्पेशल केसेस में वो फॉल नहीं करेंगे तभी आपको जनरल प्रोविजन में आना है। ठीक है दोस्तों, तो अब स्पेशल केस जो मेन हमारा पॉइंट है, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे मेन हमारा ये स्पेशल केस के बारे में ही है कि स्पेशल प्रोविजन क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई में। एक क्वेश्चन आता है, अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आपको पता ही नहीं है क्या है तो क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर। जो सप्लाई जो कर रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई, तो उसी को डिटरमाइन करना है, तो वो लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगा। अब हम स्पेसिफिक प्रोविजंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 3, जो क्या कहता है? सर्विसेज टू गुड्स और इंडिविजुअल वेयर फिजिकली रिक्वायर्ड टू अवेलेबल। फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट की सर्विस हो गई, ठीक है दोस्तों, या आपको कोई मशीन रिपेयर करनी है, तो जब तक आप उस मशीन के पास या डॉक्टर पेशेंट के पास नहीं जाएगा, परफॉर्म नहीं करे, तब तो एक सर्विस पूरी हो नहीं सकती। तो इन सब केसेस में क्या होगा? लोकेशन ऑफ गुड्स वेयर सर्विसेज आर परफॉर्म्ड,
कि जहां पे ये सर्विस परफॉर्म की गई है प्लेस ऑफ सप्लाई, वहां मान ली जाएगी। और इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि भाई कुछ पार्शली परफॉर्म इंडिया में किया, पार्शली आउट, तो प्लेस ऑफ सप्लाई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया मान ली जाएगी उस केसेस में जहां पार्शली इंडिया और आउटसाइड इंडिया की है। इसमें एक अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दी है। होता क्या था कि आपने एक मशीन भेजी, ठीक है, आपने एक मशीन एक्सपोर्ट करी, उसमें कुछ गड़बड़ आ गई, ठीक है, तो क्या हुआ, आपको वो मशीन वापस मिलानी पड़ेगी भाई इंडिया में आप वापस लाए उसको, उसमें आपने रिपेयर का काम किया, उसका बिलिंग भी किया हुआ, रिपेयर का काम किया आपने, और वापस उस मशीन को जिसको आपने बेचा था उसको वापस देते। जो रिपेयर वाला खर्चा हुआ है जो आपको बिलिंग करनी है, क्या इस पे आप ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगा और रिवर्स चार्ज में आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि इस डेफिनेशन में पढ़े तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो इंडिया हो गई। तो इसमें गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दिया, कहा कि गुड्स टेम्पररी इंपोर्टेड इन इंडिया फॉर रिपेयर ओनली, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, तो आपको रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं 13(4), जो हमारे नॉर्मल जो डोमेस्टिक वाले प्रोविजन से उससे बिल्कुल सेम टू सेम है। मोस्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सर्विस देते हैं, रियल एस्टेट, अकोमोडेशन सर्विस, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर आर्किटेक्चर, इन सब तो प्लेस ऑफ सप्लाई के जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो। कि एक जैसे भाई इंडिया का बंदा है, ठीक है, और एक मैंने ब्रोकर हायर किया अपने यूएसए की प्रॉपर्टी के लिए, और उसको मैंने उसका पैसा दिया, ठीक है, तो पैसा दे, तो प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है, यूएसए में है, तो जो मैं इसको पेमेंट कर रहा हूँ वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस मेरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मान ली गई, मेरी लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यूएसए आउटसाइड इंडिया। तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस ना होने के कारण मुझे इसमें जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करने की जरूरत नहीं है। अब 13(5) में आते हैं, एडमिशन टू ऑर्गेनाइजेशन सर्विस कल्चरल एक्सपोर्ट एंटरटेनमेंट इवेंट। अगर कोई इवेंट होते हैं जैसे एक्सपोर्ट के हो गए, कल्चरल के हो गए, एजुकेशनल एक्सपोर्ट इवेंट किए जाते हैं, ट्रेनिंग, इन सब के लिए इवेंट हो गए, तो इन सब में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो इन सब में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जहां पे लोकेशन ऑफ परफॉर्मेंस की, जहां पे आपने ये इवेंट हेल्ड किया है वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। अगर आपने आउटसाइड इंडिया किया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होगी, और अगर इंडिया में किया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, इंडिया मान ली जाएगी आपकी। ठीक है दोस्तों, इसमें भी वही कंडीशन है कि अगर पार्टली इंडिया में हुआ है पार्टली बाहर हुआ है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड भी इंडिया मानी जाएगी। अब हम अगले स्लाइड पे आते हैं। जो हमारा मेन दिक्कत करता है, मेन जो आज तक डिस्प्यूट में पड़ा हुआ है सर्विस टैक्स से लेकर आज तक, वो 13(8) का इंटरमीडिएटरी है, जिसका मैं अभी आपको छोटा सा ब्रीफ दूंगा और बाद में मैं अपनी बात की स्लाइडों में आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊं। सबसे पहले हम बैंकिंग सर्विस के बारे में आते हैं। तो बैंकिंग सर्विस में क्या था, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। अगर बैंक हमें कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो बैंक जहाँ पे रजिस्टर्ड है, अब सोचो एसबीआई की कनाडा में बहुत सारे ब्रांच है, ठीक है, अगर वो कनाडा में कोई सर्विस दे रही है और वो इंडियन को भी दे रही है, ठीक है, तो भी उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मान जाएगा, इस इंडियन के प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, कनाडा होगा, और ये आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा इस इंडिया वाले के पास, और इसको आरसीएम में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सेकंड आता है इंटरमीडिएटरी सर्विस, जिसमें क्या है डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो इंटरमीडिएटरी मींस ए ब्रोकर, एन एजेंट और एनी अदर पर्सन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड हु अरेंज और फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ और सिक्योरिटी बिटवीन टू और मोर पर्सन मेनली क्या होगा, बायर या सेलर या सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर, बट डज नॉट ए पर्सन हु सप्लाई सच सर्विसेज और गुड्स और बोथ और सिक्योरिटी ऑन हिज ओन अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तो इंटरमीडिएटरी की डेफिनेशन देखिए कि कुछ भी अरेंज या फैसिलिटेट जो करवाता है वही इंटरमीडिएटरी की डेफिनेशन में आ जाएगी। और इसमें डिस्प्यूट क्या है, डिस्प्यूट तो ये है कि जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो तो कहता था कि जो सारी सर्विसेज हैं एक सेल या परचेज को पूरा करने के लिए, अगर एक कोई भी सर्विस दी जा रही सारी सारी इंटरमीडिएटरी में फॉल होती है। आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा कि जब हम फॉरेन करेंसी में पेमेंट करती है कोई ऑर्गेनाइजेशन तो उसको एक सीएसए सर्टिफिकेट लेना होता है 15 सीबी, जिसके बिना ये ट्रांजेक्शन पूरी ही नहीं हो सकती। तो क्या मैं वो 15 सीबी जो जनरेट करके अपने दे रहा हूँ कि भाई दे रहा हूँ अपनी पार्टी को कि जाके भाई इसकी पेमेंट कर दो आप, तो क्या मैं भी इंटरमीडिएटरी की सर्विस में आ गया हूँ? तो ये सब बहुत सारी डिस्प्यूट है जिसके बारे में कई एडवांस जजमेंट भी आई है, कई क्लैरिफिकेशन भी, नोटिफिकेशन भी गवर्नमेंट दिया है जो अब आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब फिर हम आते हैं 13(9) में। उससे पहले हमारा एक जो रह गया, हायरिंग ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल इंक्लूडिंग एच। तो ये जहाँ पे भी रोड ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल आप इन सब की सर्विसेज ले रहे हो, जो भी आप घूमने गए बाहर और वहाँ पे आप नाव की सवारी कर रहे हो या याच की सवारी कर रहे हो,
तो उन सब में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। तो जहाँ पे आपको वो सर्विस दी जा रही है, सप्लायर ऑफ सर्विस जो आपको दी जा रही है, वही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। अगर इंडिया में आप इन सब की सवारी कर रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया होगी, और अगर इंडिया से बाहर कर रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होगी। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, तो इसमें मानी जाती है कि डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, कि जहां पे माल आप पहुंचा रहे हो वो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। जैसे इंडिया हो गया, इंडिया से माल आप यूएस से भेज रहे हो, तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, इस सर्विस में ट्रांसपोर्टेशन का आप फीस दे रहे हो, फिर चार्जेस देते हैं हम लोग, तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो इंडिया से अगर यूएस से जा रही है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, यूएस से हो जाएगी, और यूएस से होते ही ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आएगी आपके, और आपको रिवर्स चार्ज में जो आपने ये चार्जेस दिए हैं रिवर्स चार्ज पे करने की आपको जरूरत नहीं है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केसेस में जो आप फ्रेट पे करते हो उस पर आपको रिवर्स चार्ज में पे करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट में आपको जो आपको फ्रेट का चार्ज मिला है उस पर आपको रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करने की जरूरत है। अब आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के केस में क्या होगा, तो इसमें कहता है पैसेंजर एंड मार्क ऑन द कन्वेंस, कि जैसे ही वो कन्वेंस में बैठा है, जहां से वो बैठा है वो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। जैसे मैं दिल्ली से यूएई जा रहा हूँ, तो इस केसेस में इसके लिए मैंने एक टिकट कटवाया, तो इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, दिल्ली हो जाएगी आपको, और आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं ऑन बोर्ड सर्विस। जैसे हमने पिछले डोमेस्टिक वाले में भी पढ़ा था कि ऑन बोर्ड सर्विस में क्या होता है। तो ऑन बोर्ड सर्विस का मतलब क्या होगा कि आप एक बार प्लेन में बैठ गए, उसके बाद आप लोगों को कैंटरिंग सर्विस या कोई और सर्विस दी गई, तो उस सब के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो उस सब के लिए कहा गया फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर ऑफ कन्वेंस, कि जहां कन्वेंस सबसे पहले रुकने वाली उसका डिपार्चर पॉइंट है, यहाँ जाके वो उसका डिपार्चर होगा प्लेन का, तो वो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। अब हम आगे आते हैं ऑनलाइन डेटाबेस सर्विस के बारे में। इसमें भी आपको मैं डिटेल में डेफिनेशन बताऊंगा ऑनलाइन डेटाबेस सर्विस क्या होती है। मेनली क्या होगा, गो डैडी हो गया या और कोई आपने डोमेन खरीद लिया, ठीक है, इन सब में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो इसमें मैं कहता है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, कि जो सर्विस रिसीव कर रहा है। क्योंकि आजकल क्या है, आफ्टर कोरोना वायरस मोस्टली जो क्या है ऑनलाइन डेटाबेस सर्विसेज बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, कि वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, जैसे मैंने भी किया है, मैंने अभी वीडियो डाल दिया कुछ दिनों बाद। अब मेरी इस वीडियो को लोग यूज करेंगे आउटसाइड इंडिया, इंडिया में, तो इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। इसमें एक कंडीशन है कि जो आप जो करोगे या तो पेमेंट देके करोगे, तो बिलिंग एड्रेस और जो आपका सिम यूज हो रहा है या आईपी एड्रेस, जैसे मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आईपी एड्रेस होगा, ये दोनों जो है ये दोनों हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, वही लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस होने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आगे हम आते हैं, गवर्नमेंट ने एक रेजिडुअल सेक्शन रखा है कि कई बार क्या है कि डबल टैक्सेशन लग जाता है, नॉन टैक्सेबल, कि मतलब इंडिया में भी उस पर उसको जीएसटी देना पड़ गया, इंडिया के बाहर भी ऐसी कोई ट्रांजेक्शन हो गई, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 13 सबसेक्शन 13 में एक रेजिडुअल प्रोविजन बना रखा है कि जब भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो गवर्नमेंट के पास पावर है रूल बनाने का, और वो नोटिफाई कर सकती है ऐसा कोई भी क्लैरिफिकेशन जिससे उस सर्विस पे या उस गुड्स पे आपको जीएसटी ना लगे। अब एक क्वेश्चन आता था हमारे उसमें कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो क्या करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए गुड्स भी मंगाती है कई बार और फिर उसको एक्सपोर्ट कर। तो होता क्या, आपने क्या सुना था कि गुड्स के केसेस में अगर कोई सर्विस दी जाए तो सर्विस कहाँ मानी जाएगी, जहाँ गुड्स सिचुएटेड है। तो भाई वो बाहर से लाके उन्होंने इंडिया में रिसर्च किया पूरा, और लेकिन वो दवाई क्या होगी, दवाई तो सारी एक्सपोर्ट होगी हमारी, लेकिन क्या है आपको रिसर्च तो इंडिया में जाके करना पड़ेगा क्योंकि आपने वहाँ बाहर से मंगवाया, उस पर रिसर्च किया, रिसर्च की सर्विस। तो उन सब केसेस में क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं लगेगा, ये नोटिफिकेशन फॉलो किया जाएगा। अब ऐसे ही एक नोटिफिकेशन आया था कार्गो हैंडलिंग में, कि कार्गो को आप इमूवेबल प्रॉपर्टी मान के प्लेस ऑफ सप्लाई वो मानोगे कि जहाँ कार्गो है, या उसको जनरल में फॉल करोगे कि सर्विस रिसिपिएंट जहाँ पे है वह उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो इसमें जीएसटी डिपार्टमेंट वालों ने क्लैरिफिकेशन दे दी है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, आपकी जनरल में फॉलो होगी। तो फॉर एग्जांपल एक दिल्ली से मैंने एक कार्गो मेरा गया, कार्गो हैंडलिंग की मैं चार्जेस देता हूँ, वो मेरा यूएई में चलता है पूरा, ठीक है, और ये मैं कार्गो हैंडलिंग किसके लिए कर रहा हूँ, एक इंडियन एंटिटी के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर्विस रिसीवर ये हो गया मेरा, और उसकी लेकिन जो शिप है वो इंडिया के बाहर ही चलती है, यूएई में ही चलती है, ठीक है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से आए तो फिर तो क्या होता है कि भाई यूएई में है
इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होगा। लेकिन अगर आप जर्नल में फॉल कर दोगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्योंकि इंडियन एंटिटी के लिए आप कार्गो हैंडलिंग चार्जेस दे रहे हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका इंडिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे। जैसे मैंने आपको फार्मास्यूटिकल के बारे में बताया था, वैसे ही क्या होता है, सॉफ्टवेयर वाली जो कंपनीज होती हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाती है, ये सब करती है, वो भी क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर ये सब ना बाहर से मंगवाती है, क्योंकि जिसको वो एक्सपोर्ट कर रही है उनकी कुछ प्री रिक्वायरमेंट होगी कि भाई हमें इस पे रिसर्च करके दो, इस पे ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो। तो उसके लिए वो क्या है, इनको बाहर से कुछ गुड्स मंगवाने पड़ते हैं। वो गुड्स मंगवा के इंडिया में ले आए वो, और इंडिया में उस पर उन्होंने रिसर्च स्टार्ट कर दिया। तो रिसर्च स्टार्ट कर दिया तो वही हमारा स्पेसिफिक प्रोविजन। स्पेसिफिक प्रोविजन क्या कहता है हमारा, कि अगर इन केस ऑफ गुड्स जहाँ पे सिचुएटेड है वहां पे आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, आपकी इंडिया हो जाएगी इस तरीके से। तो इसको रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया, 118 सबसेक्शन 1837/2019 जीएसटी, जो कब आया था, 11 अक्टूबर 2019 में। जो क्या कहता है, अगर आपने ये रिसर्च या डेवलपमेंट जो सॉफ्टवेयर के लिए अपने ओवरसीज क्लाइंट के लिए किया है, आउटसाइड इंडिया वाले क्लाइंट के लिए किया है, तो जो आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम इम्पोर्ट ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे। ठीक है दोस्तों, यही क्लैरिफिकेशन उसमें हार्डवेयर प्रोटोटाइप इंसर में, उसको हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे, ना कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो इससे आपका क्या होगा, आपको रिवर्स चार्ज में, जो आप सर्विस प्रोवाइड करो, रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। अब एक ये इशू आता है, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सप्रेशन। लाइजिंग ऑफिस में थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है। कई बार क्या होता है, जो आउटसाइड इंडिया की जो कंपनीज है वो इंडिया में उनको ना लाइजिंग ऑफिस बनाने का, मार्केटिंग के लिए अपना एक ऑफिस बनाने का राइट दे रखा है कि भाई आप इंडिया में आइए और मार्केटिंग करिए, और मार्केटिंग के लिए आपको हम लाइजिंग ऑफिस बनाने का देते हैं। तो जीएसटी डिपार्टमेंट का ये जो व्यू ये था कि लाइजिंग ऑफिस जो यहाँ इंडिया में खर्ची करती है, खर्चे के बदले उसको रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस होता है, और कुछ अलग से भी मिलता है जो पैसे, वो उनकी कमीशन नेचर का हो गया। तो ये सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल कर जाता है, इसलिए इनको जीएसटी में रजिस्टर्ड होकर जीएसटी में पे करना होगा। तो इसके लिए कई एआर की जजमेंट है जो ये बोल देती है कि ऐसे लाइसेंस ऑफिस वर्क एज एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन ऑफिस एंड नन ऑफ द एक्टिव कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज एंड देयरफॉर नॉट लायबल टू जीएसटी। और जीएसटी में अगर वो लायबल ही नहीं है तो उनको कोई जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यहाँ पे भी देखा, नॉट लायबल टू, जो हमारे दोनों ये एआर की जो जजमेंट आई है। तो इसलिए अगर लाइसेंस ऑफिस कुछ भी हमें रिम्बर्स होती है उसके एक्सपेंसेस एचओ के द्वारा, जो ऑलरेडी आउटसाइड इंडिया ही होगी मोस्टली, तो उसमें आपका जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आती है। प्लेस ऑफ सप्लाई में एक एग्जम्पशन जो रखी है गवर्नमेंट ने, वो मैं आपको समझाता हूँ एग्जम्पशन क्या है पढ़ के बताने से पहले। इसमें क्या है, एक एजेंट है इंडिया में, ठीक है दोस्तों, और वो दो कंपनियों के लिए कुछ रिसर्च कर रहा है, कुछ ढूंढ के बता रहा है। जो ए है वो भी आउटसाइड इंडिया है, बी भी आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, इन दोनों के लिए वो काम कर रहा है। अब इस एजेंट के लिए ये प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया माना जाए, मतलब इंटरमीडिएटरी मान ली जाए कि जहाँ पे है, या आउटसाइड इंडिया माना जाए। तो इसके लिए क्या, प्रोवाइड एग्जेम्पशन फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंटरमीडिएटरी वेयर लोकेशन ऑफ बोथ सप्लायर एंड रिसिपिएंट ऑफ गुड्स इज आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी। तो इसको एजेंट को अब रजिस्टर होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो सिर्फ यही सर्विस दे रहा है, क्योंकि वो उसका क्या हो जाएगा, जीएसटी के से उनको बाहर कर दिया, एग्जेम्पशन दे दी गई है उसको, एग्जेम्पशन फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई की। प्लेस ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन में वो नहीं फॉल करता, इसलिए उसको ना रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, ना कोई जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। अब जैसे मैंने कहा था कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस जो आजकल मोस्टली चल रहा है, ये क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसका सिंपल डेफिनेशन जो दिया है कि ऐसी कोई भी वीडियो रिलेटेड या टेक्निकोलॉजी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी सर्विस जिसमें मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन हो। अब जैसे ये वाली वीडियो भी है, मैंने बना के रख दी, आप 5 महीने 6 महीने तक इसको लगातार देखेंगे, तो उस समय मेरी इंटरवेंशन नहीं है, वो यूट्यूब काम कर रहा है अपना, यूट्यूब के थ्रू आप देख रहे हैं। तो ये सब क्या, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विस, ऐसी कई पेड सर्विसेज है जिसमें लोग अपने वीडियो डालते हैं, मतलब क्लासेस डालते हैं, या कोई टेक्नोलॉजी देते हैं, या सब्सक्रिप्शन देते हैं, वो सब चीज़ें। इन सब में आपका क्या है, एडवर्टाइजमेंट ऑन द इंटरनेट, प्रोवाइडिंग क्लाउडिंग सर्विस, ई बुक, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, अदर इंटेंजिबल, प्रोवाइडिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन कि भाई आपको यहाँ से देखना है कि फॉरेन में क्या क्या यूनिवर्सिटी है, इन सबका एक डेटा बना रखा है उन्होंने, डेटा बना के छोड़ दिया है, ठीक है। ये सब चीज़ों का ऑनलाइन सप्लाई, डिजिटल, ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों में हमने क्या बढ़ा था कि जो सर्विस रिसीव कर रहा है, अगर इस मेरी वीडियो को आउटसाइड इंडिया देखा जा रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया हो गई। लेकिन अगर इंडियन लोग देख रहे हैं और
फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो आउटसाइड इंडिया में किसी ने बनाई होती तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो भी, और सर्विस रिसीव इंडिया वाला कर रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या इंडिया मान ली जाती है उसकी, ठीक है। और अगर ऐसी कोई होती तो रिवर्स चार्ज में इंडियन एंटिटी को जीएसटी पे करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। आगे हम आते हैं, अब मैं इनवॉइस के रूल बता देता हूँ, ये भी बहुत जरूरी है हमारे पूरे प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ साथ। इसमें क्या है कि एक तो वही है कि भाई जीएसटीआर 2 में ऑफ सच पर्सन कि आपके रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि जीएसटीआर 2 की जगह अब जीएसटीआर 2 है, एक्ट में अभी भी जीएसटीआर 2 ही लिखा हुआ है लेकिन जीएसटीआर 2A में आपके रिफ्लेक्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ जो आपको इनवॉइस मिलता है उसमें क्या क्या होना चाहिए, अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, कितना उसने टैक्स चार्ज किया है, क्या आपको उसने गुड्स या सर्विस दी है, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, क्या भाई टोटल वैल्यू कितनी है उसकी, जीएसटी नंबर आपका और उसका दोनों होना चाहिए तभी आपको इनपुट मिलेगा। और ये वाला जो है प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई के केस में हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपको जो जीएसटी का इनपुट है, जो आपका जब भी ऑडिट होगा तो जो प्रॉफिट ऑफिसर होगा आपका जीएसटी का, वो आपको जीएसटी का जो इनपुट है उसको इन एलिजिबल में डाल देगा कि आपको इसका इनपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं, आगे हम अब एसईजेड के बारे में पढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों के सवाल आता है, अब मैंने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था इसके कि एसईजेड को जब भी आप कोई माल बेचते हो तो उस केस में क्या होता है, हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कई चीजें आ गई, अब स्पेशल प्रोविजन है कई, जैसे परफॉर्मेंस बेस हो गया, होटल हो गया, इन सब केस में क्या है, हमने क्या पढ़ा कि जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई आपकी, या लोकेशन जहाँ पे आपका इवेंट हो रहा है, वो आप सबका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ये हमने पढ़ा था। तो ऐसे ही एसईजेड भी कोई इवेंट करवाता है, एकोमोडेशन लेता है, ये सब करता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो उसका वहीं अगर हम कर लेंगे तो फिर सी और एस लगेगा हमेशा। अगर एक दिल्ली में रजिस्टर्ड है पार्टी और एक गुड़गांव वाली आई, उसने कहा कि भाई मुझे दिल्ली में ही करवाना है कुछ इवेंट या एकोमोडेशन करवाना है, तो इस हिसाब से तो सी और एस लगेगा। लेकिन जीएसटी में आपको मैंने उस समय भी बताया कि जीएसटीआर 1 जब भी आप एसईजेड यूनिट को कुछ ट्रांसफर करोगे तो सीएस तो देगा ही नहीं, वो तो आई ही कहेगा कि भाई आई ही लगाना है। तो इस केसेस में आपको क्या करना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि हमेशा ये क्या होगा, जीरो रेटेड सप्लाई ही माना जाएगा, वेदर द बेनिफिट ऑफ be allowed to own pronouncement by SEZ developer or SEZ unit such as event management service, hotel accommodation, consumption etc. तो गवर्नमेंट ने साफ SEZ को रिलीफ दे दिया कि आप कुछ भी इंडिया में करो सब आपका क्या एक्सपोर्ट माना जाएगा, ठीक है। जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो हमेशा अपने बिल पे आईजीएसटी लगाएगा और इंटर स्टेट सप्लाई करेगा, ठीक है। उसको ये देखने की स्पेशल प्रोविजन में फॉल कर रहा है नहीं कर रहा उसको देखने की जरूरत नहीं है, हमेशा वो इंटर स्टेट लगाएगा और आईजीएसटी चार्ज करेगा अपने बिल में। और जो एसईजेड वाला है वो विथ या विदाउट पेमेंट जैसे जो पे करता है वो गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम कर सकता है। इसी में अब हम आते हैं एक वंस ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, इसका मैं अब स्टार्ट कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ इंटरमीडिएटरी के बारे में हम जानने वाले हैं। जिसमें मैंने कहा था कि हम डिटेल में इंटरमीडिएटरी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आज के दिन सबसे ज्यादा जो डिस्प्यूटेड एरिया है जीएसटी के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई में वो इंटरमीडिएटरी सर्विस है कि क्या सर्विस इंटरमीडिएटरी है और क्या नहीं है। इसी में एक वर्णन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का है, जिसमें क्या था कि ये जो कंपनी थी ये क्या करती, बैक ऑफिस सपोर्ट सर्विस देती थी, ठीक है। अब ये एआर के पास गए तो एआर ने क्या कहा कि भाई द एसएससी क्लियरली कवर्ड बाय द डेफिनेशन, इट क्यों कवर्ड, भाई बैक ऑफिस सर्विसेज है वो अपने प्रिंसिपल सप्लाई को दे रहा है तो क्या वो कवर हो जाएगा। लेकिन इस एआर जजमेंट के वजह से सारे जो हमारे बीपीओ थे जो आउटसाइड इंडिया सर्विस देते हैं अपने आउटसाइड इंडिया एजेंट को, जो उनके कंपनीज होते हैं उनको देते हैं, उन सब के लिए इन बीपीओ के लिए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नामान को उनको इंटरमीडिएटरी में फॉल कर दिया गया। और इंटरमीडिएटरी में फॉल करते ही क्या हो जाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या इंडिया हो गया, ठीक है। और इंडिया होते सर्विस प्रोवाइडर हो गया, आपने स्पेसिफिक पढ़ा होगा कि सर्विस प्रोवाइडर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और जैसे ही सर्विस प्रोवाइडर हो गया तो इन सबको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला, पहले 2019 में वो जजमेंट आई हमारी, उसके बाद गवर्नमेंट ने एक आनंद फानंद में एक सर्कुलर निकाल दिया। जो सर्कुलर क्या कहता है कि अगर आप सर्विस सप्लाई बैक एंड सर्विसेज द विल नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ वेयर दिस सर्विस आर प्रोवाइड ऑन हिज ओन अकाउंट बाय सप्लाई, वो खुद से सप्लाई कर रहा है, मतलब खुद का ही कंपनी है और खुद से ही वो बैक ऑफिस की सर्विस दे रहा है, तब तो नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि मोस्टली क्या होती है, बाहर वाली जो कंपनीज होती है वो इंडियन कंपनी को
से एग्रीमेंट करके अपनी देती है कि भाई मेरे बैक ऑफिस का जो काम है वो आप लोग संभालो, ऐसा ही होता है। तो इस एग्रीमेंट में इसमें क्या है, बीपीओ की सर्विस तभी हम बोलते हैं आउटसोर्स सर्विस। इंडियन की एंटिटी क्या करती है, वो तो उसका काम ही बीपीओ का है। वो बाहर की कंपनियां जो होती है उनके जो कस्टमर्स होते हैं उनको कस्टमर केयर की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस केस को क्या मान लिया, अरेंजिंग और फैसिलिटी और इंटरमीडिएटरी ले लिया और कह दिया कि सभी बीपीओ को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस सर्कुलर और उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें बहुत डिस्प्यूट हुआ क्योंकि सर्विस टैक्स के केस में तो कोई भी बीपीओ को जीएसटी में रजिस्टर्ड होकर जीएसटी पे करने की जरूरत थी नहीं, और जीएसटी में एक्ट में आते ही आप कह रहे हो कि भाई जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गया और इंटरमीडिएटरी में फॉल हो रहा है और आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो इस दबाव के बाद गवर्नमेंट ने 4 दिसंबर 2019 को जो ये सर्कुलर है इसको विड्रॉ कर लिया, ठीक है। लेकिन अभी भी इसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, सिर्फ सर्कुलर विड्रॉ किया है। तो एक्ट में क्या लिखा है, उसकी क्लैरिफिकेशन क्या है, उसके बारे में आज भी कुछ पता नहीं है। तो इमर्ज फ्रॉम द, तो आज जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो क्या मानती है, वो कहती है वेयर द सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विसेज ऑन हिज ओन अकाउंट देन सच सर्विस शैल नॉट क्वालिफाई इंटरमीडिएट सर्विस। मतलब वो खुद से ही कोई सर्विस आउटसाइड इंडिया कर रही है और उसके लिए अगर वो कोई सर्विस दे रही है तब वो प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं है। अब जैसे इन्फोसिस वाले हैं, उन्होंने अपना एक यहाँ पे खोल रखा है बीपीओ करके और वो अपनी ही एक बाहर की इन्फोसिस एंटिटी को कोई सर्विस दे रही है, तब तो वो जीएसटी डिपार्टमेंट का व्यू बता रहा हूँ मैं, अपना नहीं बता। तब तो वो कह रहे हैं कि ये चलो ये आपका जो है ये इंटरमीडिएटरी में फॉल नहीं करता है। यहाँ पे दूसरा केस आ गया हमारा, वेयर द supplier mainly facilitate the supply of goods or service does not provide the service on his own account including support services during pre-delivery, delivery and post-delivery of service, supplier will be considered as intermediary service। तो ये क्या कह देती है कि भाई आप जो भी सर्विसेज, दो एंटिटी एक इंडिया में एक आउटसाइड इंडिया, इसको मिलाने के लिए सारी जो सर्विसेज जरूरी है सारी की सारी इंटरमीडिएटरी में फॉल कर गई है। जैसे मैंने कहा था कि आपको 15 सीवी मुझे बनाना पड़ता है एज ए सीए, तो वो भी ये लोग क्या कह रहे हैं, इंटरमीडिएटरी में फॉल कर रहे हैं जीएसटी डिपार्टमेंट वाले, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे आते हैं, ये मेरा व्यू है। मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि जो ब्रोकर है, एक सेलर और एक परचेजर, इन दोनों को मिलाने का जो व्यक्ति काम कर रहा है और इसके बदले में जो उसको कमीशन मिल रहा है, तो ये वाली जो सर्विस है ओनली यही सर्विस आपकी इंटरमीडिएटरी में फॉल करनी चाहिए। क्योंकि एक ट्रांजैक्शन सेलर और परचेजर के बीच में एक ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए तो बहुत सारी है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो गई आपकी, जैसे मैंने कहा 15 सीवी वाली सर्विस हो गई, बैंक वालों को अपनी सर्विस देनी पड़ती है, कई पेपर बनाने पड़ते हैं, कार्गो वालों को हो गया, कस्टम क्लियरेंस एजेंट हो गया। तो अगर आप सबको इसमें फॉल कर दोगे तो सारे के सारे तो इंटरमीडिएटरी हो जाएगा, स्पेसिफिक जो आपने प्रोविजन बनाए हैं उसका तो कोई महत्व नहीं रहेगा। तो मेरा व्यू तो यही है कि जो ब्रोकर है, जो आप सेलर और परचेजर को मिलवाता है और उसके बदले में उसको कमीशन मिलता है सेल बढ़ाने के लिए, परचेजर से भी और सेलर से, वही जो ब्रोकर है वही सिर्फ इंटरमीडिएटरी में फॉल करना चाहिए, अदर सर्विसेज फॉल नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।